नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमेशा द जेसी शो में जिस तरीके से हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आज का मुद्दा CWC को लेकर रहने वाला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आखिर कांग्रेस की इसके गठन के पीछे, इसके बदलाव के पीछे की सोच क्या है, गांधी परिवार का कितना दबदबा, किस तरीके का संदेश CWC के साथ देने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई टीम के साथ 10 महीने बाद की है, और आने वाले चुनावों पर इसका असर क्या रहने वाला है, इसी का एनालिसिस हम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के CEO और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका द जेसी शो में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, उसी चर्चा में पहले सवाल के साथ मैं शो की शुरुआत करती हूं। और ये जो कांग्रेस की तरफ से नई CWC बनाई गई है, सचमुच में क्या ये राहुल गांधी का यू टर्न है? कांग्रेस की नई कार्य समिति राहुल गांधी का आत्मसमर्पण है। सिस्टम के प्रति, व्यवस्था के प्रति, खुद गांधी परिवार के दबाव के प्रति, खड़गे के दबाव के प्रति, और जितने फैक्टर्स होते हैं अपीजमेंट और दबाव के, उन सब के दबाव के कारण राहुल गांधी ने वो अपना दर्शन शास्त्र छोड़ा है, ऐसा लगता है, जिसको लेकर पार्टी में आए थे कि नया खून आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पार्टी को नए सिरे से लेके जाएंगे, अपनी पसंद के लोगों को पार्टी में लाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो बाहरी फैक्टर्स हैं, जो कंपेलिंग फैक्टर्स हैं, उनके कारण से राहुल गांधी हार मान चुके हैं, थक चुके हैं। कांग्रेस की इस भीड़ में आज वो अकेले हैं, इसलिए यात्रा पे निकल जाते हैं। कभी लंदन चले जाते हैं, कभी लद्दाख पे चले जाते हैं। लद्दाख में 14,000 फीट की चोटी पे खड़े होकर देखते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है कि मैं चिक चिक से बाहर हूँ, कांग्रेस की डे टू डे पॉलिटिक्स से और मेरे रिफॉर्म से, जो मेरे रिफॉर्म लोग होने नहीं देते इन एंड आउटसाइड फैमिली, मैं उससे बाहर हूँ। लेकिन उस 14,000 फीट चोटी पे जब खड़े होते हैं तो सामने 31,000 फीट की ऊंचाई पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े हुए हैं। क्या करोगे आप? सामना नहीं कर सकते उनका। लेकिन फिर भी ठीक है, एक जुझारू व्यक्ति की तरह व्यक्ति चल रहा है, लेकिन वो अपने एकांगी होकर चल रहा है। वो पार्टी को आप कहो कि कार्यसमिति हो या एज ए संगठन पार्टी को आगे ले जा रहा है, वो उसकी क्षमता या उसके हालात नहीं है। वो अकेले कर रहा है जो कुछ कर रहा है। उस अकेले का लाभ जो पार्टी को मिलेगा इन प्रोसेस, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जहाँ तक आपका बेसिक सवाल था कि क्या यू टर्न है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो अपेक्षाएं की थी कांग्रेस पार्टी के पुनर्गठन से, वो इस कार्य समिति से पूरी नहीं हुई हैं। इसे आप फेलियर मान लीजिए, इसे आप समर्पण मान लीजिए, इसे आप यू टर्न मान लीजिए। कुल मिला के इस सारी घटनाओं को देख के राहुल गांधी आज खुश नहीं होंगे। सर, एक समय था, ये चर्चा चल रही थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे का जब चुनाव था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो बार बार कांग्रेस से कह रही थी कि हम तो अपने अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, जो जीतता है वो बनता है। उसी कड़ी में एक बात ये निकल कर आई कि CWC के सदस्यों का भी चुनाव किया जाए। स्थायी तौर पे नहीं, चर्चा चली कि चुनाव होगा और फिर चयन करके ही CWC में आया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए, या जो लोग आलोचक हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहते कुछ है, होता कुछ है। इन शॉर्ट, जो पूर्णिमा ने कहा कि क्या ये यू टर्न है? सर देखिए, कहा था इसकी शुरुआत होती है ओरिजिनल CWC से, जिसमें 23 सीटें हुआ करती थी। उस संविधान में प्रावधान था कि आधी सीटें तो चुनाव से भरो, आधी मनोनयन से करो, और चुनाव नहीं हो तो फिर मनोनयन से भरो। ठीक। अब अचानक क्या हुआ कि किसी ने किसी से नहीं पूछा, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। प्रश्न उठता है कि खड़गे को अधिकार किसने दिया कि चुनाव के प्रावधान को बिल्कुल समाप्त करके सारे के सारे मनोनयन आप कर दो। तो जो बेसिक थीम थी पार्टी में डेमोक्रेसी लाने की, इंटरनल डेमोक्रेसी लाने की, चुनाव कराने की, वो खंडित थी उससे। तो राहुल गांधी का या पार्टी की लीडरशिप का जो मन था कि हम चुनाव से भरेंगे, लोकतांत्रिक होंगे, वो सपना वहीं धरा रह गया। इसलिए लोग कह रहे हैं उस वादे से भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का यू टर्न हुआ है। सर, कांग्रेस आलाकमान ने ये कहा था कि नई कार्य समिति में 50% जो नियुक्तियां वो करेंगे, वो 50 वर्ष से कम उम्र के लोग होंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने इस मसले पर भी अब यू टर्न लिया है? अनफॉर्चुनेटली यू टर्न को, फेलियर को कांग्रेस अपना वादा नहीं निभा पाई इन ए वे। कुल 3 लोग ऐसे हैं पार्टी में इस नई समिति CWC में जो 50 से नीचे हैं। आपके पायलट हैं, गोगाई हैं, कमलेश्वर है, और इक्का दुक्का नाम को मुझे दिखाई देता है इस तरह से, जिसे कहा जाए 50 से कम के लोग हैं। वैसे यंग ब्रिगेड की बात आप करेंगे तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, उसमें सुरजेवाला मिल जाएंगे, आपको पवन खेड़ा मिल जाएंगे, आपको दुनिया भर के यंग जो दूसरे लोग हैं आपको हरियाणा से मिल जाएंगे, हुड्डा मिल जाएंगे, और लोग हैं ऐसे इस तरह से। लेकिन वो जो भाव था कि 50% हम करेंगे, और 50% का जो पैरामीटर था
बैरोमीटर था उसकी पालना नहीं उसकी, इसीलिए कहा जाता है कि इस फ्रंट पे भी जो कमिटमेंट था राहुल गांधी का या पार्टी का था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप कह सकते हैं यू टर्न है, फेलियर है। एक मेजर डिसीजन था पार्टी का ये, उसको नहीं कर सके। अब प्रेशर था, अपीजमेंट था, कंपल्शन था, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, ऐसा था। निष्कर्ष ये निकला उसके अंदर कि कांग्रेस जो दर्पण लेके देश के सामने आई थी कि हम लोकतांत्रिक होंगे, हम चुनाव से भरेंगे, वो सपना टूट गया। सर जैसा सबने कहा 50% ही जो उम्मीद थी कि बदली बदली कांग्रेस है, नयापन है, तो कुछ बदला बदला से सीडब्ल्यूसी भी होगा, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ नयापन नहीं दिखा या सब मार्गदर्शक मंडल वाले ही हैं? निश्चित तौर पे मार्गदर्शक मंडल की कतार है पूरी। आप अगर वहाँ से शुरू करते हैं तो मनमोहन सिंह से लेकर अंबिका सोनी, एंटोनी, चिदम्बरम, सब वही को वही एक तरह से, मीरा कुमार, दुनिया भर के लोग हैं सारे। हाँ, तारिक अनवर हैं, सलमान खुर्शीद हैं, सारे लोग उसमें जो हैं, दिग्विजय सिंह हैं। तो इशू ये है कि वहाँ तो कुल 5 या 3 लोग हैं मार्गदर्शक मंडल में भाजपा में, यहाँ तो पूरे के पूरे 84 में से 70 लोग मार्गदर्शक मंडल के हैं। इसलिए ये चर्चा चलती है कि यार पूरी पूरी सीडब्ल्यूसी ना कांग्रेस का मार्गदर्शक मंडल है। दैट्स ऑल। क्योंकि सर आपने राहुल गांधी के विजन की बात की, उससे जुड़ा मेरा सवाल है, जब आप इस कार्य समिति की विश्लेषण करते हैं तो एक बात समझ में आती है जो राहुल गांधी ने कहा था जनरेशन चेंज की बात, क्या वो चीज़ अब बहुत पीछे छूट चुकी है? आपका इस पर क्या आकलन है? वेरी अनफॉर्चुनेट, राहुल गांधी हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन दिस फ्रंट, ऐसा कहा जा सकता है। क्या सपना था, क्या सोचा था, नई पार्टी, नए लोग, यंग ब्रिगेड लाएंगे हम, सब धरे रह गए। आज आप देखिए पार्टी इज़ कम बैक टू ओल्ड गार्ड्स, और कहा जा रहा है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं, हम तो वापस इसी पे आएंगे। आप देखिए आज एवरेज जो उम्र है सीडब्ल्यूसी मेंबर्स की वो 61 है, 61 साल, और हाईएस्ट पे अगर आप जाते हैं तो मनमोहन सिंह 90, ठीक है, 82 पे आपके खड़गे खुद, 82 पे आपकी अंबिका सोनी, और फिर देयर इज ए क्यू, एंटोनी, चिदम्बरम एंड ऑल दिस। तो बेसिक जो था कि यंग ब्लड लाएंगे, पार्टी का चेहरा चेंज करेंगे। सीडब्ल्यूसी इज ए फ्लॉप शो, आप कह सकते हैं इज ए कंप्लीट यू टर्न। सर उदयपुर चिंतन शिविर में इलेक्शन कांग्रेस, इलेक्शन मैनेजमेंट और पब्लिक फीडबैक, ये 2 डिपार्टमेंट खोलने की बात की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर इस यूटर्न का क्या कारण था? यूटर्न तो छोटा है, ये इन ए वे नॉन कंप्लायंस है या फुलफिल नहीं कर पाए, दूसरे बहुत सारे काम थे, बड़े बड़े एजेंडा थे। ये कंपेरेटिवली छोटा एजेंडा था, इसका नंबर नहीं आया, फिर कभी कर लेंगे। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ऑन पेपर और टेक्निकली क्या वादा किया था, वादा पूरा नहीं हो सका। सर ये जो नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है, इसमें ओल्ड और यंग ब्रिगेड के बीच एक तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है, एक तरीके का प्रयास है ये। आप मानते हैं कि इसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सफल रहे हैं? टू लार्ज एक्सटेंट, इसमें कोई शक नहीं है। यंग ब्रिगेड के लोग लिए हैं, मैंने कहा 10-12 लोग ऐसे हैं, ओल्ड ब्रिगेड के आपके सामने हैं। प्रयास किया गया है, राज्यों में प्रयास किया गया, हरियाणा में प्रयास किया गया, पंजाब में प्रयास किया गया। पंजाब में चेन्नी है तो सामने जो है अंबिका सोनी है, साथ में मनीष तिवारी हैं। हरियाणा में जाएंगे तो हुड्डा है, तो दूसरे लोग हैं, सुरजेवाला है, तो आपस में बैलेंस करने की कोशिश की गई है। आप ये कह दीजिए कि एक तरह से सबको एक साथ लेके चलने का, संगठित करने का, और जैसा अदिति ने कहा कि ऐसा पहली बार लगता है कि कांग्रेस इज एट इट्स बेस्ट एज फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, तो है ये। लेकिन ज़्यादा इसमें ऐसा लगता है मेरिट पे करने के बजाय खाना, जो खाने भरने होते हैं वो किए गए हैं। टोटल इज इक्वल टू 84, तो किया गया प्रयास है, टू सम एक्सटेंट ये प्रयास सफल रहा है दोनों के बीच एक तालमेल बैठाने का। लेकिन कमांड हैज अगेन कम बैक टू ओल्ड गार्ड। राइट, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि कमांड इज बैक टू ओल्ड गार्ड, तो सोनिया गांधी का मैं जिक्र यहाँ पे करूंगी। इस नई सीडब्ल्यूसी की जब हम बात करते हैं तो क्या इस रास्ते एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नजर आ रही है सोनिया गांधी? देखिए सच तो यह कि सोनिया गांधी की कांग्रेस में वापसी हो गई है फंक्शनली। पार्टी की पूरी कमांड वापस खड़गे के मार्फत जो है उनके पास आ गई है। जितने सोनिया लॉयलिस्ट थे पुराने A to Z, चाहे वो G23 में चले गए थे, कहीं चले गए थे, सारे के सारे सीडब्ल्यूसी में वापस आ गए हैं। तो प्रैक्टिकली यही कहा जा रहा है कि इट इज़ ए सोनिया नॉमिनेटेड सीडब्ल्यूसी, यही भाव है इसका। सीडब्ल्यूसी के गठन में क्या आपको लग रहा है कि खड़गे साहब का रोल क्या रहा, क्या उनका कोई किरदार रहा? और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि जो एक रबर स्टैंप इमेज गांधी परिवार की तरफ से हमेशा रही है, क्या आपको लगता है कि खड़गे साहब उससे बाहर निकल गए? बाहर तो नहीं निकले, काफ़ी हद तक उसको दूर करने में सफल रहे हैं, इमेज को सफल करने में सफल रहे हैं, इमेज को उसको दूर करने में जो है एक्चुअल में है कि नहीं, कोशिश उन्होंने बहुत की कि मैं इससे बाहर निकलूँ,
लेकिन खड़गे की विशेषता क्या है कि उन्होंने पार्टी को स्थायित्व प्रदान किया है कांग्रेस को आकर के, और सब लोगों को मना के करके लाए हैं। तो खड़गे हैज़ प्रूव्ड टू बी गुड मैनेजर, कि जो घर छोड़ के लोग चले सबको ला के जालिम पे बैठा दो, फिर परफॉर्म करें ना करें, तो आप कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक है इस मायने में। जी। नई कार्य समिति के गठन में खड़गे को 10 माह का समय लग गया, आखिर इतनी देरी क्यों हुई? ये देखिए, ऐसा होता है जब दबाव बहुत होते हैं, प्रेशर बहुत होते हैं और डिसाइसिव लोग आसपास नहीं होते हैं तो ऐसा होता है। कांग्रेस में क्या 3 पावर सेंटर पहले से थे, सोनिया गांधी खुद हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। अब चौथे सेंटर में उनके आसपास के ओएसडीज रहते थे, वो भी सेंटर था छोटा मोटा, उसमें कई तो आगे इसमें कमेटी में कहीं नहीं आ पाए। अब चौथा सेंटर खड़गे खुद डेवलप हो गए हैं एक तरह से। तो इनका जो दबाव था, और फिर क्या होता है जब आदमी कोई बनाता है पॉलिटिकल लिस्ट तो फिर देखना पड़ता है महिला कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, SC ST कितने हैं। तो इस गुणा भाग करने के अंदर जो है ये 10 माह लगे। और वैसे भी कहा जाता था कांग्रेस में तो एल इंडिया की स्थिति बरसों तक रही है, राहुल गांधी के आने के बाद भी रही है। ये तो शुक्र हो खड़गे का कि आके उसने चीज़ों को थोड़ा बहुत हिलाया और ये किया, लेकिन फिर भी जो है 10 माह का समय लगा। लेकिन ए वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम कांग्रेसमैन टू खड़गे कि कम से कम थोड़ा हिलाया उन्होंने उसको। उसका परिणाम निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन एक संगठन के नाम पे, CWC के नाम पे एक सामने रखा तो सही। और अब सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट होंगे, 84 की बारात ये है, फिर नई बारात वहाँ चलेगी, तो 2024 तक का समय तो ऐसे ही निकाल देंगे लोग, मुझे लगता है। फिर जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होंगे, फिर प्रेशर होंगे। अब प्रेशर के कई अलग अलग सत्ता केंद्र हो गए हैं, राज्यों में क्या सह प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, लोगों को टिकट चाहिए तो एक दुकान अलग से खुल गई है, एक दुकान से मतलब एक सेंटर अलग से खुल गया इस तरह का कि टिकट मांगने लोग उनके घरों में जा रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, कोई किसको अप्रोच कर रहा है। टिकट वितरण के जो एक अलग उस तरह का हो गया है, लोग कहते हैं व्यवसाय टाइप कुछ हो गया टिकट वितरण का काम जो है। तो कुल मिला क्या है कि चॉइस इसी में निकाल दोगे आप, और विधानसभा चुनाव हो जाएंगे भी आते आते, इसमें जो है वो अलग बात है। गहलोत की तकदीर से आप जीत जाओ तो अलग इशू है, या उनकी बघेल की तकदीर से जीत जाओ वो सेपरेट इशू है, या कहीं कमलनाथ उभर के सामने आ जाएं सेपरेट इशू है। बाकी एज ए पार्टी आपके चुनाव में कोई तैयारी नहीं है, आपने 10 महीने लगा दिए जो लगाने थे, और नई CWC से कोई ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 2023 और 2024 के लिए ये एक इंसेंटिव या प्रेरक का काम करेगी या बूस्टर का काम करेगी। सर आखिर क्या कारण था 39 सदस्य वाले जो CWC थी उसमें 84 अंक हो गया? कांग्रेस में ये जो लोग आए हैं, जो इस सूची में जो शामिल हुए हैं, इनके पॉलिटिकल करियर को आप कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, मैंने कहा ना, राहुल गांधी ने जो इस लिस्ट को देखा होगा तो मुस्कुराए भी होंगे, दुख भी हुआ होगा कि क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। 84 की लिस्ट क्या है ये? ABCD सबका टोटल इजिकल टू 84। सारे वर्ग मिला मिलू के जो भी टिकट मांगने वाले थे, गिरे हुए, उठे हुए, फेल, पास, सबको मिला के वो बना दिया उन्होंने उसको जो है। अब आप बात कह रहे हैं कि इतना क्यों बना दिया, 84 जो बना दिया, ये तो शुक्र करो कि कुछ लोग और बाकी रह गए अभी, जिसे आगे चल के अपनी बात कह सकते हैं। 84 तो बारात है, 84 की बारात में क्या कोई फैसला कभी हो सकता है क्या? आप देखिए, तो बस बन गई बारात, 84 की बन गई है, तो रखिए आप इसको, कोई फैसले एनी हाउ प्लीज़ आप आगे बढ़िए। तो सर ये जो CWC की जो बारात है 84 लोगों की, ये कभी मुद्दे पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, किसी फैसले पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप खुद सोचिए, 84 लोग यहाँ बैठे हुए दरबार के अंदर आकर के एक मुद्दा उठाइए, 84 स्वर तो आएंगे ना कम से कम, एज ए नेचुरल सीक्वेंस। कौन करेगा तय? ना खड़गे की क्षमता है, ना उम्र है, ना सिस्टम है इस तरह का। और फिर खड़गे अकेला नहीं है, वो पावर सेंटर जाएंगे प्रियंका गांधी के पास, फिर राहुल गांधी के पास जाएंगे, जाने आने में समय निकल जाएगा। तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए 84 की कोई कमेटी बैठ के कोई निर्णायक या वैल्यू एडिशन कर सके या कोई डिसाइसिव फैसले कर सके, भाई लगता तो नहीं है ऐसा। अब इतनी चर्चा पुरानी हो रही तो G23 का जिक्र भी होना ही चाहिए। क्या ये माने कि वो दफन हो गया? हाँ, G23 दफन हो गया है। उसके सारे जो लोग थे वापस आ गए हैं, कुछ माफ़ी मांग के वापस आ गए होंगे, कुछ खड़गे साहब लाएंगे मजबूरी में कि लाओ चलो भैया, सोनिया जी को कहना है कि मैंने कांग्रेस को एक कर दिया है, आप चलिए। 2 लोग बाहर चले गए थे, उनके वापस आने का रास्ता नहीं था। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल अपने अंदाज के खुद एक आदमी हैं, उनको खास ज़रूरत नहीं किसी की, वो स्वतंत्र हैं अपने काम में, वकालत में, उसमें जो है गुलाम नबी चाह के भी नहीं आ सकते हैं। बाकी जो गए थे उन्होंने महसूस किया होगा कि यार गलती हो गई, या जैसे जो भी है, चलो ठोर तो कहीं है नहीं, चलते हैं, तो सब आ गए आकर के इस तरह से है। तो कह सकते हैं आप अपेरेंटली कि G23 नाम की जो संस्था थी या जो ग्रुप था उसका हो गया है डिपार्चर। सर मेरे एक सवाल है आपसे कि आपने कहा 84 नाम आने के बाद भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की,
हाँ। जिनको उम्मीद थी कि वो होने चाहिए, और उन्होंने कई लोगों ने ट्वीट करके भी ये कहा कि इस बार हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई। लेकिन आप जब अभी बोल रहे हैं तो कुछ कांग्रेस के नेता और खासतौर पे वन ऑफ द वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने CWC में लगा दिया, जो नहीं है वो इसलिए क्योंकि वो सब बीजेपी के पास चले गए, तो हम क्या करते। तो आप बोल रहे हैं तो वो देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये सवाल जरूर पूछिए हाँ। कि सब तो बीजेपी के पास, बीजेपी ने हमारा ले लिया, हाँ। तो जो कुछ भी था वो बेस्ट हमने हाँ लगा दिया। ठीक है, टू सम एक्सटेंड ये है, आप परिणाम नहीं देंगे, लोगों को बांध के नहीं रखेंगे तो होगा ये। तो जिसे कहते हैं आप अपनी भेड़ों को उसको समेट के नहीं रखेंगे तो पड़ोसी ले जाएगा आके, जो है जो उनकी कद्र करते हैं, जैसे जो भी करते हैं। अभी तो क्या ना, राजनीति साम दाम दंड भेद की राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बाकी बचे रह गए हैं तो गए होंगे, मान लीजिए कुल मिला के पूरे देश के अंदर 50 MLA चले गए होंगे अपना घर छोड़ करके, 5 MLA 2000 MLA अभी पड़े हुए हैं, 5 MLA कम से कम पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो है उनको उपयोग तो करिए। लेकिन गुड वाइज के ऊपर लोग तो उठ नहीं पाते ना। और नाराज़गी की जो बात आप कहते हैं, नाराज़गी स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि एक्सपेक्टेशंस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। पहली बात, यू कांट मेक हैप्पी एवरीबडी। अब वो एक शास्त्री जी हैं, तो उन्होंने जो आपने कहा कि लिखा है मेरी तपस्या में कमी रह गई, छोड़ दिया शालीन ढंग से। उन्होंने कहा आचार्य प्रमोद जो पायलट की पैरवी करते हैं, शायद वो भी इससे नाराज़ हैं। और केरल में जो है वो रमेश चंचलिया जो हैं वो नाराज़ हैं। वो कहते हैं 5 सितंबर का उपचुनाव सामने हैं, ऐसे टाइम पे आप मुझे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, मुझे मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, और आप जो है उसको, वो जो आपके राजस्थान के जो हैं KC वेणुगोपाल और शशि थरूर, उनको तो आप मान्यता रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मेरी आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये सब बातें क्या चलती हैं इसके साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक भाग्य भी वो चीज़ होती है। जो रह गए हैं उनको मेरा कहना है कि भाग्य में आपके नहीं था, फिर ट्राई कीजिए। भाग्य के बाद मैं उदाहरण दूँ राजस्थान का आपको, पिछला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ दिल्ली में, 1.5 साल ऐसा कुछ टाइम हुआ है शायद, जो है बहुत भारी मात्रा में फिर बदल हुआ था उसमें। दिया कुमारी को मंत्री बनना था, ऑलमोस्ट तय था, ऐसा सुना था। अचानक पता लगा कि नाम कट गया। कैसे कट गया? गुणा भाग करने बैठे, एक दलित, एक राजपूत, एक ब्राह्मण, एक SC, एक ST, एक OBC, उसमें कहीं किसी गुणा भाग में कट गया नाम, तो कट गया जो है। अब भाग्य देखिए, पायलट का देख लीजिए, 2 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और एक बार तो 24 घंटे का फर्क रहा। 11 बजे शपथ होनी थी, रात को बगावत हो गई, तो जन्मपत्र क्या करें। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य, जो लोगों की नाराज़गी है उसके 3-4 कारण होते हैं। एक तो क्या है कि भीड़ बहुत है, हर किसी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो विद्वान कांग्रेस लीडर ने कहा कि बहुत सारे लोग तो लेके बचे हुए लोग हैं, इसी में से बेस्ट हैं, ठीक है, ये भी एक है आर्गूमेंट, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिला के क्या है, उस नाराज़गी का कोई खास, कोई से जो कहा कि कोई नया ग्रुप बनने वाला नहीं है। अब G23 पार्ट 2 होगा इसमें? नहीं, आई डोंट थिंक, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो G23 क्या था, वो निराश होकर वापस आके बैठ गए, उनके मन में उत्साह नहीं है। हाँ, कोई आनंद शर्मा हो, दूसरे सब लोग जो भी हों, शशि थरूर हों, जो है वापस आके बैठ गए वहाँ पे, जो है। तो कोई उसमें ऐसा है नहीं। मैंने कहा ना, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। हम भी JC शो इसलिए कर रहे हैं कि सभी दलों को देखना होता है, पत्रकारिता में देखना होता है, यहाँ अच्छा क्या हुआ, यहाँ क्रिटिकल क्या हुआ, दैट्स ऑल। तो रस्म अदायगी है इन ए वे। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन CWC से होना हो ऐसा भाई मुझे तो नहीं दिखाई देता। जो थोड़ा परिवर्तन, राहुल गांधी चलते रहेंगे यात्रा में, कुछ लोग जुड़ते रहेंगे उनके, और संसद में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ लोग और जुड़ते रहेंगे उनके साथ में, और पहाड़ पे चले जाएंगे, कुछ लोग लद्दाख के जुड़ जाएंगे। ऐसे जुड़ते जुड़ते जब टोटल लगेगा, पता लगा 2-4 लाख वोट, 5-10 लाख वोट राहुल गांधी लेके आ गए। बस कांग्रेस ये है, दैट्स ऑल। प्रियंका गांधी से वोट आने वाने हैं नहीं। यूपी में कितनी बुरी हार हुई आपने देखा, आपने जो है। और प्रियंका को कैसे किल किया, पार्टी ने किल किया खुद ने, उसके हथियार को भोंडा किया तो इन्होंने किया खुद ने, इतने सालों तक आगे नहीं आने दिया और नहीं आने दिया, और अब अलग अलग सेंटर बन गए हैं जो है। तो राहुल गांधी ने कहा भी, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल भाषा में, गो टू हेल, मैं तो चला। वो खुश हैं अपने अकेले। तो इससे पार्टी नहीं बनती। पार्टी के अंदर उम्मीद लोगों को राहुल गांधी से थी, वो कहते हैं मैं अकेला चला, अपने अकेले चलते हैं वो उस तरह से, तो ठीक है। आप बार बार जिक्र करें शशि थरूर का। शशि थरूर जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था तो खड़गे साहब के एकदम सामने आके चुनौती देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और अब उन्हीं को CWC के अंदर जगह भी मिलती है। ये जो डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो अप्रिशिएट होना चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी है ये, जिसे कहना चाहिए, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और ये कांग्रेस, और ये ऐसी उदारता सोनिया गांधी दिखा सकती हैं, खड़गे भी दिखा सकते हैं। रादर खड़गे मस्ट हैव इंस्पायर्ड सोनिया गांधी के, नहीं मेरे सामने था, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप इसको लीजिए एक तरह से जो है। तो और दूसरी तरफ क्या है कि थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगता है कि ठीक है, जो आदमी गया था भाई, ये जो CWC है ना, ये सब रूठे हुए लोगों को मनाने का प्रयास है, नंबर 1। महत्वाकांक्षी लोगों को पार्टी में जोड़ने का प्रयास है,
और टिकट वितरण अभी दूर है, तो टिकट से पहले कम से कम CWC में कुर्सी तो दे दो उनको बैठने के लिए। जी। वो तो उस तरह का एक संतुष्टिकरण का प्रयास है, विद इन पार्टी आप कह सकते हो अपीजमेंट का एक प्रयास है। राइट सर। सर, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी PCC की चीफ भी हैं हिमाचल प्रदेश की, उनको कार्य समिति में स्थान दिया गया है, इसका कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस भी है क्या? पॉलिटिकल एलिमेंस है कि शी इज़ ए फोर्स इन हिमाचल, ये तो है ही। पहले काफ़ी झगड़ा चला था, उनके लड़के को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, लेकिन किसी तरह मामला सेटल हुआ वहाँ पे, और सेटल हुआ मामला जो है। अब मैंने सुना है कि वो इच्छुक हैं शायद, जो लेडी जिनका नाम आप ले रहे हैं, जी, प्रतिभा सिंह। हाँ प्रतिभा सिंह, शायद वो बीजेपी में जा सकती हैं, कुछ एक चर्चा है, बीजेपी वालों से उनकी बातचीत चल रही है। तो हो सकता है उसको कंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए होती है कोशिश, कि चर्चा आलाकमान तक पहुंची हो। तो चलो ठीक है, CWC में ले लो। अब CWC तो एक ऐसा हो गया ना, फ्लेक्सिबल चीज़ है, जिसको मर्जी ले लो, कोई मेरिट है वो बात तो रही नहीं है, तो ले लो। अब उनका लड़का मंत्रिमंडल में है, और वैसे भी क्या है कि ये थ्रेट तो हमेशा, ऑपरेशन लोटस की थ्रेट तो हमेशा हर राज्य में रहती है, हिमाचल में भी रहेगी। किस दिन अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको लीड यही कर सकती हैं, और तो कोई लीड करने वाला है नहीं वहाँ पे। तो लेट्स सी। राइट सर। सर, कांग्रेस ने पुनर्गठन के वक्त में जयराम रमेश के साथ साथ में 2 और लोगों को भी पार्टी के प्रवक्ता का दर्जा दिया, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अच्छा प्रयास है, पत्रकारों को जोड़िए। अब वैसे तो क्या है कि जयराम रमेश खुद ही अपने आप में अच्छे प्रवक्ता और सब हैं, पवन खेड़ा तो प्रोफेशनली पत्रकार और एक प्रवक्ता हो गए उस तरह से, पिछले दिनों काफ़ी उलझन में भी रहे वो इस वाद विवाद में बयान से जो है। तीसरी जो है वो श्रीनेत जो है, सुप्रिया श्रीनेत जो है, वो पत्रकार थी, एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, शायद 19 में चुनाव लड़ी थी, भाग्य ने साथ नहीं दिया होगा। तो भाई ठीक है, एक और पत्रकार की राजनीति में एंट्री हुई, यूँ मानिए, इसका वैसे स्वागत करता हूँ। इन्हीं घटनाओं से देख के मैंने रूबिका लियाकत को कहा कि एक दिन तुम्हें किसी दिन पता आएगा कि तुम राज्यसभा में चली गई, और तुम्हें फ़ोन आएगा, सुबह तुम्हारा फ़ोन आएगा कि सर रात 1:12 पे फ़ोन आया था मेरे पास है, मैं तो आज नॉमिनेशन फार्म भरने जा रही हूँ, मेरा इस्तीफा आप कल रात से मंजूर कर लीजिए। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, मैं सबका स्वागत करता हूँ कि जितने पत्रकार जुड़े हैं राजनीति में आए तो अच्छा है, देश की आवाज़ को उठाएंगे, अच्छे से उठाएंगे उसको जो है। तो एक अच्छा प्रयास है, उन्होंने श्रीनेत को जोड़ा, हम इसका स्वागत करते हैं। सर, मोदी शाह की इलेक्शन रणनीति में यूथ, OBC, SC ST एवं महिला वर्ग को प्रायोरिटी दी जाती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के नई कार्य समिति इस चुनौती का सामना कर पाएगी? हाँ, रखा है उन्होंने, तो ये चुनौती तो स्वीकार कर ही ली। कम से कम 66% जो सीट हैं वो इन सबको हैं, OBC, दलित, SC ST जो परफॉर्मा है 10 वर्गों का, उसमें लिया है। तो इस पॉइंट पे तो कांग्रेस सीरियसली सफल है, लेकिन उनका सिलेक्शन जो होता है वो जुझारू होता है, मीनिंगफुल होता है। इनका सिलेक्शन अपीजमेंट का पार्ट था बाय एंड लार्ज जो है, ये फ़र्क है दोनों में। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कांग्रेस कार्य समिति इन मानदंडों पे सफल साबित हुई है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक भाषण रहा। उस बीच प्रधानमंत्री का एक आत्मविश्वास देखने को मिला, उन्होंने कहा कि अगले साल भी लाल किले की प्राचीर से वो झंडा फहराएंगे। प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास की पराकाष्ठा हैं, उनका आत्मविश्वास चरम पे रहता है। आप 2024 की बात करते हैं, वो 2047 की बात कर रहे हैं। आत्मविश्वास की पराकाष्ठा, ठीक है ना। और उनका आत्मविश्वास क्या है कि वो सफल होता है। चंद्रयान सफल हो गया इन ए वे, और आज तक जो उन्होंने क्या करके दिखाया है, और जिस आत्मविश्वास से 2030 और 2047 की बातें चल रही हैं, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि झंडा फहराएंगे वो लाल किले में। बाकी भाग्य है अपना अपना। आज जो इंडिकेशंस हैं उसमें लगता है कि 24 ही नहीं, शायद 29 का झंडा भी वो फहराने वाले हैं। एंड देन यू नेवर नो। क्या कांग्रेस की नई टीम 2024 में मोदी का मुकाबला कर पाएगी? बहुत मुश्किल, लगभग असंभव। मोदी अमित शाह का मुकाबला करना भारत की धरती पे बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए एक तो भाग्य चाहिए सबसे पहले, तो फिर प्रयास चाहिए, फिर उतनी स्ट्रैटेजी चाहिए, फिर उतना परिश्रम चाहिए, ये कॉम्बिनेशन रेयर, और फिर उतनी लोकप्रियता चाहिए। तो आज की तारीख में तो ऐसा लगता नहीं है। वैसे तो मैं 10 आर्गूमेंट दे सकता हूँ आपको प्लस माइनस के, लेकिन निष्कर्ष उनका यही है, आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता है कि कोई उनको कोई चेक कर सकता है, उनको कोई चैलेंज करने की स्थिति में आज ऐसा नहीं लगता। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गतिविधियां बहुत कुछ कहती हैं। क्या सचमुच ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं?
इसमें दो बातें हैं, देखिए। एक तो राहुल गांधी बेसिकली है ना, कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, उनका स्वभाव विचार ऐसा है। दूसरा, हम कहते थे रिलेक्टेंट ब्राइड हैं थोड़ा, उसमें थोड़ा कम हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री कुर्सी का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है, कुर्सी के सामने पड़ी होगी यहाँ और यहाँ बैठे हैं, मैं कहूँगी वहाँ चले जाओ, नहीं जाएंगे। आकलन है अपना अपना, मेरा ऐसा आकलन है। सत्ताओं का मोह उन्हें नहीं करता, वो तो संघर्ष करना चाहते हैं जीवन भर, अकेले चलते संघर्ष करें और इसी में जीवन निकल जाए तो खुश हैं वो। मुझे उनके वर्किंग को देख के ऐसा लगता है। अब रही बात उसकी, ये तो हुई इच्छा की बात। दूसरा है कि प्रधानमंत्री बनने का अवसर है कि नहीं, सामने वैकेंसी है कि नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आपसे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं कि नहीं। आज तो आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता है। आज भारत की जनता उनको भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में इस स्टेज पे नहीं देख रही है। विचार नरेंद्र मोदी, उनकी पप्पू की इमेज खत्म हो चुकी है, उनकी जुझारूपन की इमेज आ गई है, आज्ञाकारी पुत्र की इमेज उनकी आ गई है कि माँ के जूते की तस्में बांध रहे हैं। एक अच्छे इंसान की इमेज उनकी आ गई है, एक गंभीर व्यक्ति थोड़ा परिपक्व हो रहा है, ये इमेज आ गई है। लेकिन अभी जो वोटर है उसको विकल्प दिया जाए मोदी और राहुल गांधी में से, अधिकांश लोग ये कहेंगे भाई हम आपको अभी भावी प्रधानमंत्री रूप में अभी नहीं देख रहे हैं, हो सकता है कल को देखें, आज तो नहीं। क्या कांग्रेस के 39 CWC मेंबर में कोई ऐसा नेता है जो इलेक्शन की रणनीति बनाने में अमित शाह को टक्कर दे सके? ये भी वैसा ही सवाल है। देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जब एक की बात करते हैं दूसरे का नाम इनबिल्ट होता है उसके अंदर, तो आपके सवाल में इनबिल्ट है नरेंद्र मोदी अमित शाह को दे सके, वो बहुत मुश्किल है। कारण है उसका, कारण क्या है? अमित शाह न केवल रणनीति बनाते हैं बल्कि एग्जीक्यूट करते हैं उसको। कांग्रेस में रणनीतिकार बहुत मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाने वाले मिल जाएंगे आपको, कई मिल जाएंगे आपको, एग्जीक्यूशन नहीं है कांग्रेस के पास। इसलिए लिमिटेड पर्सपेक्टिव में आपने सवाल पूछा है कि स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन में कोई कांग्रेस में ऐसा आदमी मैच कर सकता है, अभी ऐसा नहीं लगता। बाकी हर संस्था में हर जगह गुदड़ी के लाल होते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई भी खड़ा हो जाता है। नरसिम्हा राव जा रहे थे बोरिया बिस्तर बंद करके, अपना किताबें समेट के, प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसा चमत्कार हो तो अलग बात है, अदरवाइज नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने कोई। सर, एक निजी चैनल टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया, उस सर्वे ने ये बताया कि जब 2024 में चुनाव होंगे तो एनडीए और आईएनडीआई दोनों में जो वोट परसेंटेज है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। 42% एनडीए, 40% लगभग आईएनडीआई। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो तब भी अगर एनडीए की बात करें तो 45% और आईएनडीआई अगर कुल मिला के बात करें तो लगभग 38% था, तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। आपको लगता है भारत की राजनीति में ये जो परसेंटेज, वोट परसेंटेज के सीटों में कन्वर्ट होने में इतना कम फासला रहेगा? रहता है, इसलिए रहता है कि वो कह रहे हैं 42.60, राइट, दूसरा कह रहा है 40.20, 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है। देखने में बड़ा इम्प्रेसिव लगता है इंडिया के फेवर में कि हाँ 2% का फ़र्क है भाई। अरे 2% में दुनिया बदल जाती है चुनाव के अंदर, और बदल गई ना। यही सर्वे कह रहा है कि इफ़ यू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू सीट्स तो नरेंद्र मोदी को मिल रही हैं 326 सीटें, मोदी शाह को, ठीक है, और इंडिया को मिल रही हैं 190। कितना गैप है? तो सर्वे के एक पार्ट को कई लोगों ने अपने ढंग से प्रोजेक्ट किया, राइट, कि अभी आए सत्ता में केवल 2% बाकी है, गद्दी खाली करोगे जनता आती है नहीं ऐसा। इस सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वे में ऐसा नहीं है। इसका जो नेट रिजल्ट है 326 बराबर 190, तो ये जो आस्पेक्ट था ये हाईलाइट नहीं हुआ। कुछ लोगों ने, मीडिया ने उसको उस ढंग से हाईलाइट किया, तो वो लोग खुश हुए और भाजपा में लोअर लेवल थोड़ी चिंता हुई। लेकिन जब फिगर देखी गई प्रॉपर तरीके से, उनका नहीं भाई अपन ही आएंगे, अपन ही राज करेंगे। सर, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते एक बार फिर से संसद में राहुल गांधी की वापसी, अब जो अगली यात्रा है राहुल गांधी की, इस पर इन दोनों ही फैक्टर का क्या असर आपको दिख रहा है? देखिए, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी तो थोड़ी सी बढ़ी है पार्लियामेंट में आने जाने से, ठीक है ना, और ये किसी के हाथ में नहीं होता। कभी सरकार के हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, आप चाहते नहीं हो पाते, मैनेज नहीं हो पाती, कभी कुछ चीज़ें मैनेज करने की गुंजाइश नहीं रहती है, और कभी कभी मन भी उदारवादी हो जाता है कि ठीक है आ रहा आने दो, क्या हो जाएगा, ऐसा मन की बात है ना। तो निष्कर्ष ये निकला कि राहुल गांधी इज़ बैक इन पार्लियामेंट। मकान नहीं लिया उन्होंने, उनको लगा होगा कि यार मैं मकान नहीं लूँगा, जो भी कोई किसी ने कुछ समझाया होगा गुणा भाग करके उनको, वो एक सेपरेट इशू है। तो आपने कहा ना कि उसकी पॉपुलैरिटी में, तो निश्चित तौर पे जो एक झटका लगा था उनको पार्लियामेंट के बाहर जाने से, उसमें थोड़ा फ़र्क आया, थोड़ा सा उनको एक मोरल बूस्टर आप कह दीजिए कांग्रेस में इस तरह से रहा जो है। अब रही बात यात्रा की, तो यात्रा पिछली बार भी ठीक थी,
काफ़ी लोग जुड़ गए थे यात्रा में जाने आने के लिए। और इस बार जो है अब यात्रा सुन रहे हैं कि 2 अक्टूबर से है, पोरबंदर से चलने की बात हो रही है और मेघालय तक जाएगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में से थोड़ा रहता है और थोड़ा आजकल वहाँ डिस्टर्ब है एरिया जो है ये, तो लोग बाग आएंगे जाएंगे। आप कह सकते हैं पहले की तुलना में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा आएगी, लेकिन भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती क्योंकि स्कैटर्ड वोट होते हैं और तंबू लग जाते हैं यात्रा के अंदर, 50-100 लोग चले जाते हैं, फिर किस्से कहानी अलग बनते हैं, तंबू में कौन था क्या नहीं था क्या है, वो एक अलग मीडिया में चलेगा किस्सा आगे आगे जा करके। तो कुल मिला के क्या है, ये कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद पार्लियामेंट से निकालना वापस आना राहुल का थोड़ा मोरल बूस्टर हुआ है और यात्रा में इसका थोड़ा बहुत प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। सर, क्या इन दिनों ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से अपनी किस्मत आजमाएंगे? आजमा सकते हैं, ज़िद्दी किस्म के आदमी हैं, स्वाभिमानी भी हैं। ज़िद्दी का मतलब स्वाभिमानी भी होता है जो है, तो आजमा सकते हैं। लेकिन सामने वही है, एक बहुत बड़ी दीवार है उनके सामने, उसका नाम है स्मृति ईरानी। आसान नहीं है जो है, खड़े होंगे हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है 2 जगह से खड़े होंगे अगर यहाँ से हुए तो। स्मृति ईरानी के सामने कोई व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता। जीत सकते हैं राहुल गांधी, माना कि चुनाव एक भाग्य का, संभावनाओं का खेल होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या है आप रिस्क नहीं ले सकते। स्मृति के सामने हारने के चांस भी हैं, हारने के चांस ज़्यादा हैं, जीतने के चांस कम हैं। कुछ लोग शर्त लगाते हैं लेकिन इस बार कि राहुल गांधी जीतेगा 100% अगर वहाँ से खड़ा होगा तो। अब ये अनुमान की बात है, लेकिन राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं उनको यही कहेंगे स्मृति के सामने 100% उम्मीद मत करना, 1 सीट पर खड़े हो जाना। 2 से जीत जाओ तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट में मेंबरशिप रह जाए वहाँ पे जो है। तो दिस अमेठी इज ए स्पेकुलेशन। सर, पिछले कुछ महीनों में विपक्षी एकता को एकजुट करने की बड़ी कोशिश हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि 2024 के मद्देनजर ये सफल हो पाएगा? ये भी लगभग असंभव जैसा काम है। पहले की तुलना में इसमें काफ़ी आगे प्रगति हुई है। दल मिले हैं जो मिलते नहीं थे, आप तक के लोग मिल गए साथ आकर के, बम्बई भी जा रहे हैं, दिल्ली में ज़बरदस्त क्राइसिस है विज़ाविज़ कांग्रेस, आप इसके बावजूद वहाँ जा रहे हैं। तो खड़गे की या विपक्षी एकता की, नीतीश कुमार की एक सफलता ये है कि पार्टियों को उन्होंने जोड़ लिया एक स्थान पे। इन कितने दिन जुड़ी रहेंगी, और जुड़ी भी रहेंगी तो अल्टीमेटली तो एक न एक दिन तो लॉजिकल कंक्लूजन पे आना पड़ेगा ना 2 विषयों पे। प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा और क्या क्षेत्रों में जो है ना कॉमन कैंडिडेट मिलके खड़ा कर पाएंगे क्या, ये दोनों ही असंभव हैं, लगभग असंभव हैं इनको। अभी सेमीफाइनल हो रहा है विधानसभा चुनाव का, आप देख लेना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, क्या इंडिया का कॉमन कैंडिडेट खड़ा होगा? मुझे नहीं लगता, आपको मालूम पड़ जाएगा अभी सेमीफाइनल में इससे जो है। तो भाई ये तो मुझे तो ऐसी एक मृग मरीचिका ही लगा। प्रयास पहले से हुए, मैंने कहा ना, विजिबल भी होती, थोड़ी एकता बनी है, कुछ आगे हलचल हुई थोड़ी सी है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज चेक करते हैं या स्ट्रैटेजी चेक करते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक ऑफ, इज नॉट ए सीरियस थ्रेट टू मोदी शाह। जी सर, सुना है कि कांग्रेस पार्टी के एक वर्ग में आम आदमी पार्टी के प्रति कोई स्पष्ट राजनीति ना बन पाने के कारण आला कमान को लेकर नाराजगी का भाव है, क्या आपने इसे सुना है? बिल्कुल सुना है इससे, और ये ऑथेंटिक है बात बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के बाद और वैसे जो है आला कमान की मजबूरी ये है कि भाई आपको साथ लेके चलो इंडिया के पार्ट के रूप में। राज्यों की यूनिट ये कहती है कि साथ लेके चलने से भाई हमारी कॉस्ट पे वोट ले रहे हैं। अब 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, आप अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, हालांकि ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, वोट लेकिन काटेंगे तो सही ना, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000, 500, 15, 800 वोट तो काटेंगे इस तरह से। पहले गोवा में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, दिल्ली पंजाब में बात चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी में ये मतलब सीरियस डिससेटिस्फैक्शन है इस बात का कि भी एक पॉलिसी बनाई है, इनके साथ चलना है कि नहीं चलना है। अब आला कमान क्या उसको डेफर करता जा रहा है, करेंगे आज करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो क्या होगा, उन राज्यों में आप खड़ी हो जाएगी, वहाँ पे उसका लाभ जो है ना बीजेपी को मिलेगा। जो 1-to-1 कंटेस्ट था वो ट्रिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी सूचना बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में इसको लेके असंतोष है। सर, गहलोत और बघेल जैसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर को भी कांग्रेस कार्य समिति में स्थान नहीं दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए नहीं दिया गया है कि पहले 84 हैं, वहाँ वैकेंसी नहीं है, जगह ही नहीं उस कमरे में, 6 और भर लोगे, 3 मुख्यमंत्री, 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन राज्यों के, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और फिर क्या होता है ना, चीफ मिनिस्टर कोई मोहताज थोड़ी CWC का, हर चीफ मिनिस्टर जो है ना रिसोर्स फंडिंग करता है, पार्टी की रिसोर्सेज मैनेज करता है, बादशाह होता है अपने इलाके से, पार्टी उसकी तरफ देखती है अपेक्षा की दृष्टि से कि हमारा काम करेगा। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले छापेमारी हो रही है लगातार।
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो लगभग 200 छापेमारी बड़े उसमें हो चुकी है और करीबी आदमी के ओएसडी को हुई है। तो आपको लगता है कि इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, ऐसी ही चीज़ आपको राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है? देखिए, दो बातें हैं। इसकी टाइमिंग को लेके आप सवाल उठा सकते हैं। एक तरह से वो चाहे 200 हो, चाहे 150 हो, चाहे 100 हो, एक बात मान के चलिए कि ईडी काम पक्का करती है, अपने इनकम टैक्स और जो है ना काम पक्का करते हैं। इनकी फाइलें इतनी मजबूत बनती हैं कि कोर्ट से जमानत होना मुश्किल होता है। और दूसरा क्या होता है, जिस केस में हाथ रखते हैं ना, वो केस प्रूवन होता है। केस में तो ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिला होगा, जितने केसेस अब तक ईडी के हुए हैं, कोई ये कहे कि यार मेरे को गलत फंसा दिया, तथ्य गलत हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसलिए कोर्ट में जमानत नहीं होती लोगों की, वो केस पुख्ता होता है। और एक्चुअल में क्या है ना, इंडिया में आप देखिए तो करप्शन का तो लेवल सबको पता ही है। आप जहाँ हाथ रखिए उसकी जो ट्रेल है वो पकड़ लेते हैं 24 घंटे के अंदर। आपके मोबाइल के व्हाट्सअप निकाल लेंगे और निकाल लेंगे। तो एजेंसी से उनका काम यही है एक तरह से। तो सवाल दो हैं इसके अंदर कि क्या वेंडेटा के नाते बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है, क्या निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है क्या? इसका उत्तर है नो। आप उनसे रहम की या उसकी कर्टसी की अपेक्षा कर रहे तो उनकी इच्छा है, वो नहीं दे रहे आपको। करप्शन के प्रति वो आंख बंद करें नहीं करें उनका प्रेरोगेटिव है, आपका प्रेरोगेटिव तो नहीं है ना। एक तरह से आप ये नहीं कह सकते मुझे छोड़ दीजिए आप इसमें, तो केस तो पुख्ता है, वो नहीं है। अब बात टाइमिंग का आता है तो ये मिसमैच हो जाता है कभी कभी। फिर क्या है, एजेंसीज का उपयोग कांग्रेस भी करती थी, ये भी करते हैं। बस थोड़ी सी बात है कि इनके टाइम में बात आती है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसको यूँ कह सकते हैं एजेंसीज आर मोर एक्टिव एट दिस टाइम। तो ये सब चल रहा है। अब राजस्थान की बात आप कर रहे हैं तो मैंने भी सुना है कि कम से कम आधा दर्जन मंत्री इस तरह के हैं जिन पे एजेंसीज की निगाह है। और निगाह से मतलब ये है कि जो केसेस उनके हैं वो फुल प्रूफ हैं और आज से थोड़ी हैं, वो 7 साल भर से पड़े हुए थे, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। अब चूँकि चुनाव आ गया और लगा होगा कि उपयुक्त समय है, उनका जजमेंट है ये कि अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है, तो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे को पक्के तौर पे कह सकता हूँ, जिस केस में कोई हाथ डालेंगे, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, केस पुख्ता मिलेगा आपको। वो ट्रेल जो है ना करप्शन की आपको बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगी, आपको 24 घंटे में हो जाएगी प्रमाणित, आपकी जमानत नहीं होगी। फिर आप कहते रहिए कि आप चुनाव के समय मेरे को फंसा दिया आकर के। तो टाइमिंग को लेकर डिबेट हो सकती है, ठीक है ना। केसेस के कंटेंट को लेके, केसेस की मेरिट को लेके वो नहीं हो सकता, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। और राजस्थान में भी सब हुआ। गहलोत पायलट फैक्टर के चक्कर में क्या हर विधायक जो है रीजनल चीफ मिनिस्टर बन गया, तो शिकायतें आती हैं फिर। और इतनी शिकायतें हैं कि ईडी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी खुल जाएगा तो 5 साल उसी में लगा रहेगा, 200 विधायकों की शिकायतों में। अभी तो होता नहीं ना प्रैक्टिकली। आपका लिमिटेड सवाल था कि राजस्थान में क्या ऐसा हो सकता है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है, संभावना है। बाकी मैंने ये भी सुना है कि काम इतना ज़्यादा है एजेंसीज़ के पास में ऑलरेडी, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में जो है, कि शायद हो सकता है गो स्लो हो जाए। अभी इतना समय नहीं है, पॉलिटिकल नहीं लगता मुझे, बस वर्कलोड के कारण से हो सकता है कि गो स्लो हो जाए। दैट्स ऑल। सर, सचिन पायलट का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि वो दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते, उनको कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन अब उनका ये कहना है कि वो राजस्थान में रह के राजनीति करेंगे। अब ऐसा क्या हुआ है कि CWC की सदस्यता उन्होंने आखिर स्वीकार कर ली? ये तो लंबी कहानी है और ये इंसान की मजबूरियों का है। अब पायलट, हर आदमी की बार्गेन करने की कैपेसिटी, स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। उसमें उनका मन पक्का था कि न तो मैं बीजेपी में जाऊंगा और न मैं राजस्थान के बाहर जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। करते करते आलाकमान के आश्वासन चलते रहे होंगे। ये स्टेज ऐसी आ गई कि पीछे नहीं मुड़ सकते थे, आगे नहीं जा सकते थे, ऐसी स्थिति आ गई। तो एक बार फिर आश्वासन दिया होगा किसी ने, तो फिर मान गए कि चलो ठीक है, देखते हैं 6 महीने और जो है। तो ये क्या है कि परिस्थितियों से समझौता किया है उन्होंने, मेरा मानना ये एक तरह से। और स्थायी तौर पर उनका मन नहीं बदला होगा। हो सकता है चुनाव निकल जाए तो फिर उनके मन में वो बात आए कि मैं राजस्थान में रहूँगा। और तो CWC में बने हैं ना, कोई दिल्ली उनको बैठना जरूरी थोड़ी है रोज़ का। और तो मीटिंग होगी तो चले जाएंगे उसके अंदर जो है। तो बेसिकली व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है और ऐसा लगता है लोकल कंडीशंस और गांधी परिवार के किसी न किसी सच्चे झूठे आश्वासन के कारण से शायद उन्होंने ये पद स्वीकार किया हो। सर, 3 साल पहले गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट को भी नए CWC में स्थान दिया गया है। क्या इससे गहलोत और पायलट गुटों में आपसी खींचतान और कटुता खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं लगता है, बस इलेक्शन पर्पस से एक कॉस्मेटिक हो गया है कि पायलट गहलोत के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। पायलट की सभाओं में कहीं जाते हैं तो गहलोत की तस्वीर साथ में लग जाती है, तो जनता में एक मैसेज आए कि भाई हाँ ठीक है, एकजुट हैं। पहले था कि वे आर पार नहीं हो जाएं। आलाकमान यही चाहता था, उनका तो लिमिटेड पर्पज़ होता है कि वे हमारी सरकार बने किसी तरह से। अशोक गहलोत का तो खुद का है, वो अलग बात है। आलाकमान का भी होता है कि हमारी सरकार बने। सरकार बनाने के लिए जो जो रिहर्सल करनी होती करते हैं वो। उसमें ये होता है फ़ोटो सेशन,
तो करवा दिया उन्होंने पायलट और गहलोत का सबको बैठा करके कि हाँ भी ठीक है साथ हैं। तो फेस वैल्यू पे तो ये कि साथ हैं, लेकिन साथ होंगे आई हैव माई ओन डाउट एक तरह से जो होता है। लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता है सब। ये चुनाव भी आएंगे, चुनाव निकल जाएंगे, साथ हैं ना किसी को मतलब नहीं इसका, लेकिन ठीक है, वोटों का नुकसान नहीं हो पार्टी को। दैट्स ऑल। सर, मैंने ये सुना है कि गांधी परिवार ने सचिन पायलट को ये आश्वासन दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपका इसको लेकर क्या आंकड़ा है? गांधी परिवार और उनके आश्वासन, ये भी एक मिथ है, एक मिस्ट्री है, एक एनिग्मा है। पायलट कैंप के लोग कहते हैं मैं 5 साल से आश्वासन दिया जा रहा था, और शायद इसी आश्वासन के भरोसे कुछ ऐसा कर गए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। होता है ना, पीछे को बैकअप करे तो आदमी आगे बढ़ जाता है, कुछ हो जाता है। तो हो सकता है नए सिरे से कोई नया आश्वासन आ गया उनके लिए। अगर आश्वासन आया भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में गहलोत की सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर सकते। मैं 10 साल पहले जेसी शो में कहा था, राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है गहलोत। अब आप देख लेना, खुदा न खास्ता अगर चलो तकदीर हुई, जन्म पत्री किसी बदल नहीं सकते। क्या पता अशोक गहलोत जन्म पत्री में लिखा हो मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बनना है, एक पल के लिए मान लो। हालांकि भाजपा वाले बनने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मान लो बन गए, ठीक है ना। तो आप लिख लेना, मुख्यमंत्री गहलोत ही रहेंगे जब तक वो जिंदा हैं। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। राजस्थान में कोई दूसरा आदमी कांग्रेस का नेता नहीं हो सकता। अगर चुनाव हार गए तो विधानसभा विपक्ष का नेता भी गहलोत ही होगा, ये मान लीजिए आप। और ज़्यादा करेंगे आप तो दिल्ली में 100 MLA आ जाएंगे, क्यों बहुमत तो हमेशा उनके साथ रहता है। चाहे 50 MLA जीत के आएंगे मान लो, तब भी 40 उनके साथ खड़े होंगे। तो ये मांग करेंगे लोकतंत्र पार्टी में विधायक दल के नेता का चुनाव होना चाहिए, और आला कमान के 4 आदमी गहलोत साथ हमेशा रहते हैं। वो 4 आदमी कह देंगे हाँ साहब होना चाहिए, सब मजबूर होंगे, वोटिंग हो जाएगा। वोटिंग के बाद तो गहलोत को हरा ही नहीं सकते आप। नॉमिनेशन से आप पायलट को लाओगे तो उन्होंने पहले भी नहीं होने दिया संभव, आपने देखा 25 सितंबर को क्या हुआ, फिर भी नहीं होगा। तो इसलिए ये बात तो तय है। और फिर जन्मपत्री है, पायलट जन्मपत्री को वीक तो है ही, 2 बार बनते बनते रह गए। अब क्या पता उसमें एक संभावना हो सकती है, उसके अंदर जो है अशोक गहलोत खुद के मन में आ जाए और पायलट की जन्मपत्री जोर मारे, और आला कमान भी बहुत आग्रह अनुग्रह विग्रह करे गहलोत से, और उनके मन में आ जाए कि चलो अब राज करने दो इसको, कोई बात नहीं, तब तो हो सकता है ये। गहलोत की सहमति के बिना राजस्थान में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो सकता। पायलट योग्य व्यक्ति हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, लोकप्रिय हैं, क्राउड पुलर हैं। राजस्थान में 3 नेता हैं, वसुंधरा, अशोक गहलोत, वसुंधरा एंड पायलट। वो सब बातें अपनी जगह सही हैं, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में भाई अशोक गहलोत के रहते हुए कोई वैकेंसी नहीं है, न तो मुख्यमंत्री की और न ही लीडर ऑफ अपोजिशन की, जिसे आप कहते हैं। तो लेट्स सी। जी, अगला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के जो रिश्ते हैं बूझ पहेली की तरह है, आप इस गुत्थी को कैसे सुलझा सकते हैं? किसके रिश्ते था? अच्छा, नरेंद्र मोदी। जी। हाँ, वो तो वाकई एक पहेली हैं। अब दोनों स्टेट्समैन हैं। कंपटीशन इस बात का स्टेटमेंट बड़ा कौन सा है, स्टेट्समैन, राजनेता जिसे कहते थे। आजकल तो पॉलिटिशियन होते हैं, स्टेट्समैन हुआ करते थे, पंडित नेहरू और ऐसे नाम सुनते हैं अपन जो है, अब नरेंद्र मोदी जैसे। तो नरेंद्र मोदी भी एक स्टेट्समैन है। सत्ता पाने के बाद 10-15 साल राज करने के बाद में आदमी के मन में आता है कि मैं स्टेट्समैन बनूं, तो नरेंद्र मोदी अब स्टेट्समैन है। तो गहलोत से बहुत दोस्ती निभाते हैं, एक्चुअली में प्रभावित हैं। व्यक्तिशय वो गहलोत के खिलाफ नहीं है, व्यक्तिशय जिसे कहते हैं। लेकिन अब राजधर्म होता है, गहलोत अपना राजधर्म निभाते हैं, जहाँ मौका होता है अटैक करते हैं हमेशा मोदी पे। मोदी जहाँ मौका मिलता है तो अच्छे से अटैक करते हैं, और ऐसा अटैक करते हैं कई दिनों तक याद रहता है वो इन ए वे। फिर ये कंपटीशन रहता है ज़्यादा अटैक किसने किया। लेकिन व्यक्तिशय दोनों में अच्छे संबंध है, अच्छी दोस्ती है। आप कह सकते हैं कि गुगली एक रहस्य भरी मरीचिका है, लेकिन इतना ही मैं जानता हूँ जितना आपने पूछा है। सर, 2 बातों का जिक्र हुआ अभी। एक आपने कहा कि भाग्य हुआ तो 4थी बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन सकते हैं। एक कुछ देर पहले आपने आत्मविश्वास का भी जिक्र किया था। तो सर, मेरा सवाल ये है कि दिसंबर में चुनाव है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आत्मविश्वास है, वो तो ऐसा दिख रहा है कि वो 4थी बार सीएम बन रहे हैं। आपको कैसा लगता है? वो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरह अशोक गहलोत में एक चीज़ कॉमन है, वो अंधेरे में नहीं रहते। वो यही कहते हैं सरकार बन रही है, कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन कभी कभी क्या, नरेश अरोड़ा जैसे लोग, उनको कुछ महीने पहले सुना था, कह दिया कि 70 पे खड़े हैं आपको। तो वो सब तरह की संभावनाएं खुली रखते हैं। वो मान के चलते हैं मैं 70 पे भी हो सकता हूँ। उनको मालूम है कि वोट अगर MLA के चेहरे पे पड़ा तो अपन 38 पे सिमट सकते हैं, वोट गहलोत के चेहरे पे पड़ा तो अपन 120 भी ला सकते हैं। यूं या यूं चलेगा। कारण क्या है, जनता आजकल डिसाइसिव मैंडेट देती है एक तरह से।
जिसको हम कहते हैं। तो आपका सवाल एक बार फिर रिपीट करेंगे? ये हाँ। इतने आश्वस्त कैसे नजर आ रहे हाँ, आश्वस्त तो ऐसे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है और जो गुणा भाग है उनके पास में, जैसे आपका ओपीएस है, तो मान के चलिए खुद बीजेपी वाले मानते हैं कि वो वोट उनको पड़ेगा। अब ये आपकी चिरंजीवी योजना है, चिंता का विषय है। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर चर्चा हुई अशोक गहलोत की योजना को कैसे रोका जाए, इसका क्या विकल्प है। हेल्थ मिनिस्टर ने 4 मीटिंग करी इसका विकल्प ढूंढने के लिए, अभी तक विकल्प नहीं ढूंढ पाए। एक केस सामने पेश हुआ दिल्ली वालों के, एक आदमी चला गया घर से घुटना चेंज कराने, घुटना चेंज करा के आ गया। कल मेरी वहाँ जयपुर में बात हो रही थी इस बात की, तो एक अपने मार्बल सिटी है किशनगढ़, वहाँ के बड़े व्यापारी समाज से व्यक्ति हैं अशोक पाटनी करके, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ हॉस्पिटल चलता है इसी, और हम इसका पार्ट हैं आपकी चिरंजीवी का, तो पता नहीं कितने 100 घुटने हमने बदलवा दिए। तो रिवोल्यूशन हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो फ्री डिश है, फ्री डिश का मतलब नॉट टेलीविज़न की फ्री डिश, मतलब ये जो भी है बिजली पानी सिलेंडर, ये वो जो फ्री डिश है, प्लस मुस्लिम पोलराइजेशन, ये बहुत डेंजरस इक्वेशन है। कर्नाटक में यही था और यहाँ भी यही बन रहा है जो एक तरह से। तो अब उसमें आगे जाके वो इसलिए आश्वस्त हैं उससे कि एक तो कर्नाटक फार्मूला यहाँ काम करेगा, उनके जो आधार है उनके आत्मविश्वास का ये, और दूसरा ये कि अगर मैं, लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें ये है कि वोटर लोग कहते हैं बेसिकली अनग्रेटफुल होता है। गहलोत ने पिछले कार्यकाल में एक बार बहुत कुछ किया था, फिर चुनाव हार गए थे। तो किसी व्यक्ति ने ऐसे मजाक में कहा था कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ा बाड़ा बनाया जाए, 10,000 लोगों को वहाँ लिया जाए और उनकी पिटाई की जाए। क्यों भाई, क्या अनग्रेटफुल है जो है ये? तो वोटर अनग्रेटफुल है कहते हैं लोग, ऐसा जो है। तो कह नहीं सकते कि इतनी सारी के बावजूद वोट जाके कमल पे ठप्पा लगा के आ जाए, नहीं कह सकते आप किसी के बारे में। लेकिन अशोक गहलोत के आत्मविश्वास का कारण यही है, उनका होमवर्क, उनकी मेहनत, उनका ये फ्री डिश प्लस मुस्लिम पोलराइजेशन, और बीजेपी के सामने नेतृत्व की चुनौती जो है लोकल लेवल पे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जगह पे एक लोकल रीजनल फेस होता है, और थोड़ा कह सकते हैं डिवाइडेड है कि नहीं, वो एक सेपरेट इशू है। किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी शाह खिलाफ वोट देने को चला जाए, लेकिन जो बात है, तो गहलोत के आत्मविश्वास के मोटे मोटे ये कारण है। सर, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा मैडम को विधानसभा चुनाव का चेहरा एक तरीके से घोषित करने को लेकर के अब जो संभावनाएं हैं वो और ख़त्म होती जा रही है? लगता तो ऐसा है, समाप्ति की ओर है यह प्रक्रिया, और हो सकता है थोड़े दिनों में खुद ही सोचने लग जाएं वो कि छोड़ो यार 23 अब 28 की बात करेंगे, क्या करें। एक सीमा होती है ना हर चीज़ की, उम्मीद की भी एक सीमा होती है, प्रयास की भी एक सीमा होती है। लेकिन उनका ज्योतिष वो कहता है कि नहीं आप ही बनोगी, मुख्यमंत्री बनोगी, चेहरा बनोगी, तो 5-7 दिन और मालूम पड़ जाएगा। बाकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि आला कमान ने इन प्रिंसिपल डिसीजन ही ले लिया है इस बार कि हम किसी रीजनल फेस के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक तरह से जो कहते हैं उसको जो है, और हम जो है ना नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। और फिर इसी से रिलेटेड जो बात है मैडम से जुड़ी हुई जो है कि चेहरा बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी तो कुछ ऐसा मुझे तो संभावना ऐसी इस तरह की लगती नहीं है। फिर भाग्य किसी ने किसी का पढ़ा नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे जो आश्चर्य वाली बात है कि राजस्थान में बीजेपी इस समय वसुंधरा वर्सेस ऑल में बट गई है, और चेहरे वाली बात थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिए आप, ये है कि चाहे चेहरा कोई बने न बने, नरेंद्र मोदी का जब चेहरा सामने है, अमित शाह की रणनीति है, तो हिम्मत किसी की नहीं कि वोट कहीं और देने चला जाए। ये आप तय मानिए इस बात। सर, क्या आला कमान की बेरुखी से नाराज होकर मैडम अपनी अलग पार्टी बना सकती है? शी इज़ ए ब्रिलियंट पर्सन। भावना में आदमी आता है, कुछ कह भी देता है, फ़ोन पे सावधानी नहीं बरतती हैं, फ़ोन सर्विलेंस पे रहते हैं। किसी ने गुस्से में सुन लिया होगा, यहाँ पहुँचा दिया होगा कि अलग पार्टी बनाने वाली हैं, कोई नहीं बनाएंगी, शाम होते होते खुद सोच लेती हैं। बेसिकली शी इज़ ए ब्रिलियंट पर्सन। ने ऐसा सोचती है, किसी ने उनसे एक बार पूछ भी लिया था कि क्या मैडम अलग पार्टी बनाओगे, तो दबक के कहा उसको कैसी बातें करते हो जो है, इसका कोई चांस नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों ने अलग पार्टी बनाई थी जाकर के उनका क्या हाल हुआ, येदियुरप्पा, स्वर्गीय कल्याण सिंह, उमा भारती, ठीक है, बाबूलाल मरांडी, और हमारे राजस्थान के मित्र घनश्याम तिवारी, क्या हुआ, छोड़ के गए, नई पार्टी बनाए, वापस वहीं आके बैठ गए, तो अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो एटलीस्ट ऑन दिस पॉइंट आई एम वेरी श्योर वसुंधरा इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी पार्टी। पार्टी में रहेंगी, जो रोल मिलेगा करेंगी,
अनुशासित सिपाही हैं, रहना पड़ेगा, अनुशासित सिपाही करना पड़ेगा, नो चांस। सर, अब से थोड़ी देर पहले आपने डिसाइसिव मैंडेट का जिक्र किया था और अब चुनावों में जनता ही एक डिसाइसिव मैंडेट देती है। हालांकि आपने कह दिया कि बीजेपी मौका नहीं देगी, कांग्रेस कितना कर पाएगी, लेकिन राजस्थान में आपकी निगाह में ये डिसाइसिव मैंडेट किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखो, मैंने आपसे कहा ना, जो मैंने आपसे कहा कि ये तो एक अनुमान और आकलन का विषय है, लेकिन आज जो चर्चा होती है ग्राउंड पे, मान लो 10 लोग हैं तो 6 लोग ये कहते हैं उसमें से कि कांग्रेस गहलोत 51 पे है और बीजेपी 49 पे है, और साथ ही ये कहते हैं कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दौरे शुरू होंगे, खास करके प्रधानमंत्री के, क्योंकि अमित शाह वहाँ व्यस्त हैं मध्य प्रदेश में इस बार जो है, तो ये 1% जो 4% और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा उनका आकलन है जो है। इधर अशोक गहलोत कैंप का मानना ये है कि बीजेपी को चूँकि डिसाइसिव लोकल लीडरशिप नहीं है सामने इस समय जो है, और केंद्रीय नेतृत्व की एक सीमा होती है आने जाने की, तो मैं डिसाइसिव मैंडेट मेरे को आएगा। तो बस मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो भी पार्टी सरकार बनाएगी 120 से। और इसी हालात में जो है ना, दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता हैं, या दिल्ली में 2 संवैधानिक पदों पे बैठे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, जागरूक व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा भाई देखो, ऐसी गपशप में, बाकी तो राजनीति में लोग भाग लेते नहीं हैं, कहा कि भैया कुछ मत करो, 140 सीट बीजेपी की आ रही, लिख लो, और परिणाम आए तो मेरे घर आके मिठाई खा लेना या बता देना जो है। तो अपना अपना आकलन है, विश्वास है। तो भाजपा में एक वर्ग ऐसा है 120 से हट के 140 की बात करता है, एक वर्ग नहीं, 1 या 2 ऐसे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं और हालात उस दिशा में जा रहे हैं, कह सकते हैं जैसे जो है। तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि डिसाइसिव मैंडेट किसको जाएगा, लेकिन आज जो स्थिति मैंने आपको बताई है, आज 51-49 है, अगले दिनों में बदल सकती है, कि बीजेपी ने कमर कस ली है, वो यात्राएं शुरू हो रही हैं, संगठित हो रहे हैं और सब हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या, चुनाव एक जुआ है, सिक्का उछालो जी। सर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत नजदीक है। अब सवाल ऐसे में ये कि क्या सीडब्ल्यूसी के गठन में इसकी कोई छाप दिखाई देती है? हाँ, रखे हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के नाते, राजस्थान से रख लिया, इसको रख लिया, उसको रख लिया, कोई खास छाप उन्होंने अपने हिसाब से रखी है छाप, लेकिन जिस पार्टी का ही कोई भविष्य या उस तरह की चीज़ दिखाई नहीं देती, केवल सीडब्ल्यूसी के कारण। राजस्थान में भविष्य तो गहलोत के कारण है, कांग्रेस का, वहाँ तो बघेल के कारण है, मान लो किसी और राज्य में तो वहाँ के मुख्यमंत्री कारण से है। तो उन्होंने अपना मन तसल्ली करने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के नाते जो है ना, ये अपन कह सकते हैं, उन्होंने नाम उसे भर लिए हैं, कोई खास मतलब नहीं इस बात का। सर, नई सीडब्ल्यूसी में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र और राजस्थान को दिया गया है, आखिर क्या कारण रहे होंगे इसके? अब देखिए, पॉलिटिक्स है तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, और महाराष्ट्र जो है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे टफ, कॉम्प्लिकेटेड और क्या कहना चाहिए, कॉम्पिटिटिव है। वहाँ रोज़ समीकरण बदलते हैं। आज व्यक्ति इस पार्टी में, सुबह पढ़ते हैं अखबार, वो व्यक्ति दूसरी पार्टी में होता है, उसकी शपथ हो रही होती है। तो बहुत चुनौतीपूर्ण हालात हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को कहीं जाने से रोकने के लिए एडजस्ट किया हो, और कुछ रुक गए हो तो उनको रोकने के लिए एडजस्ट किया हो। तो वहाँ की राजनीति, महाराष्ट्र की बहुत बदलती हुई राजनीति है। कांग्रेस ने अपने गुणा भाग करके, जो कांग्रेस की लीडरशिप है उन्होंने जो समझाया होगा, उन्होंने उस हिसाब से किया होगा। बाकी तो क्या है कि वहाँ लीडर एक ही है महाराष्ट्र में, वो है देवेंद्र फडणवीस। बाकी आते आते रहेंगे, वो व्यक्ति वहीं रहेगा, वो व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर वही है, मुख्यमंत्री वही है, बाई प्रॉक्सी आप कह दीजिए उसको जो है। वो केंद्रीय एजेंसियों को जो तालमेल करती हैं, सरकार के साथ जो तालमेल करती हैं, पॉलिटिकल नहीं कह रहा मैं जो है, तो वो भी उनके एज होम मिनिस्टर और सारा उसके हिसाब से देखते करते हैं जो वहाँ पे। तो पार्टियाँ आती जाती रहेंगी। तो कांग्रेस ने अपने गुणा भाग किए होंगे बैठ के, कुछ मुकुल वासनिक ने समझाया होगा, अशोक चौहान ने समझाया होगा जो है, ऐसा करो वैसा करो, तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन कोई खास मतलब नहीं है इसका। राजस्थान की बात थी कि राजस्थान में 7 आदमी रख दिए, तो है रख दिए, ठीक है, बैलेंसिंग एक्ट के हिसाब से। पायलट को लगाया तो भंवर जितेंद्र को कर दिया, महेंद्र मालवीय को आपने कर दिया, मोहन प्रकाश को कर दिया, पवन खेड़ा को कर दिया। कुल मिला के है, सीडब्ल्यूसी में जो कुछ भी हुआ है इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट नहीं है। बस इतना सा है कि लोग एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ें, एक दूसरे के दंगल नहीं करें जिसे कहते हैं, और जहाँ तक हो सके साथ चलने की कोशिश हो, और डिसेंट जो विद इन पार्टी है उसको जितना आप कंटेन कर सकें उतना आप कर लो। बाकी भाग्य के हाथ है, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। जी जी। क्योंकि सर चर्चा सीडब्ल्यूसी को लेकर ही हो रही है, जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। बहरहाल ये क्या वजह इसकी रही, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे कि क्यों ऐसा? देखिए, अपना अपना आकलन है। वैसे तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है उनको, पता है योगी जी बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली परफॉर्मेंस पोर रही है, प्रियंका गांधी 2 सीट लाई थी,
चुनाव हारते रहे लोग। और यूपी का देखा जाए तो खुद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यूपी कोटे में माने जाते हैं। फिर 3 लोगों ने हटाए उन्होंने, उस पर डिबेट है। प्रमोद तिवारी ब्राह्मण चेहरा थे, उनकी लड़की एमएलए है, राज्यसभा में है, उनका प्रभाव कम हुआ एक तरह से जो है। अब दूसरा जो है वहाँ मिस्टर पूनिया है, पीएल पूनिया है, शायद दलित चेहरा है, वो नहीं है पार्टी में। एक मिस्टर लल्लू हैं, वो हट गए। इधर से कौन आ गया देखिए, सलमान खुर्शीद आ गए आपके माइनॉरिटी से, ब्राह्मण से राजीव शुक्ला आ गए, और एक और ये चिरनेत जो हैं ये कहते हैं ठाकुर लॉबी से हैं। CWC का गठन कर दिया गया है और अगर चुनावों के वैसे लिहाज से देखा जाए तो जो सही तरीका चुनाव का रहा है वो अभी तक सिर्फ 2 बार हुआ है, और उसके बाद वो जो संरक्षण वाली संस्कृति है वो कांग्रेस की तरफ से CWC में बढ़ती हुई हमेशा नजर आई है। अब एक बड़ा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 10 महीने बाद नई टीम तैयार की गई। दबदबा गांधी परिवार का एक बार फिर से देखने को मिला। चुनाव नजदीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद 2024, लेकिन फिर भी सामने कौन है? सामने है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति। क्या कांग्रेस इस नई टीम के साथ इसका कोई तोड़ निकाल पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से 10 कदम आगे ही चल रही है? ये देखने वाली बात होगी। आज के इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। द जेसी शो में आप शामिल हुए और इस मुद्दे पर चर्चा की, और इसी के साथ द जेसी शो को समाप्त करते हैं। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।